इस राउंड की बात करें तो अब तक तीनों ही टीमों ने एक एक मैच जीते हैं। जी हाँ, नेपाल ने पहले मैच में जीत दर्ज की, उसके बाद पीएनजी ने अपने दूसरे मैच में जीत दर्ज की और आज यूएई ने भी अपना मैच जीता। यानी अब तक ये 3 मैच हुए इस राउंड के, यानी आधा राउंड हुआ है और तीनों ही टीमों ने एक एक मैच जीता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग इस मैच को बना देता है। यार कल के मैच की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे कि चलिए नेपाल के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अब जो इस मैच में आपने किया वो किया, अब उससे आपको मूव ऑन करना है, बहुत जल्दी मूव ऑन करना है, क्योंकि यही क्रिकेट है। इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसा ही है कि आपको जल्दी मूव ऑन करना है, लेकिन हाँ ये नहीं कि सब कुछ वहीं छोड़ के मूव ऑन करना है। ये जरूर है कि आप जो कुछ हुआ उससे वहीं पे भूलिए, आगे बढ़िए, लेकिन आगे बढ़ते वक्त वो चीज जरूर वहां से लेते हुए चलिए जो चीज आपके लर्निंग प्रोसेस में काम आएगी, और जो चीज आपने गलतियां करी हैं उसका सबक जो है वो साथ में लेकर आगे जरूर बढ़िए, वहीं पर बैठे नहीं रहना है, आखिरकार आगे तो बढ़ना है, शो मस्ट गो ऑन। तो अब यहाँ पर बात करें और पीएनजी के लिहाज से अगर हम देखें यार तो उनके लिए एक पॉजिटिविटी जरूर है कि वो एक बड़ा मैच जो है वो यूएई को हराते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये मैच की इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ मैं, उसके बाद चलेंगे कि मैच में और क्या कुछ है यहाँ पर इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा रखती है ये मैच पीएनजी के लिए भी और नेपाल के लिए भी, क्योंकि नेपाल के लिए अब उनको 6 मैचेस में से 4 मैचेस जीते हैं ओडीआई सीरीज बचाने के लिए, और आपको बता दें कि टॉप 3 में रहने के लिए अब नेपाल को 6 के 6 मैचेस जीतने हैं। एक भी मैच अगर नेपाल अब यहाँ से हारा तो टॉप 3 का जो सपना है नेपाल का वो फिलहाल के लिए चकनाचूर हो जाएगा। जरूर आपने सही कहा। देखिए अच्छा क्रिकेट खेलने की जरूरत है नेपाल को, यहाँ बखूबी है। नेपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आने वाले 6 मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यार मैं एक लाइन यहाँ जोड़ना चाहूंगा, फिर उसके आपने एक लाइन बहुत अच्छी बोली, अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, और उस क्रिकेट में 4 चीजें आती हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और कैप्टनसी। बिल्कुल सही कहा है आपने। नहीं जरूर, उसके बाद यहाँ नेपाल के लिए ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, किस तरीके का क्रिकेट खेल रही है। आप यहाँ पर इतने ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं, पहले मैच की तरह ही अगर आप अपना 29वां और 30वां मैच भी खेलेंगे तो इम्प्रूवमेंट कहाँ गया, कहाँ गया आपका वो गेम का एक्सपीरियंस। अगर आप पहले मैच की तरह ही जैसे आपने 2019 में खेला होगा अपना पहला मैच कि 200 बनाते बनाते हम बड़ा लड़खड़ा रहे हैं, दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, तब भी ये हाल था। और आज 4 साल बाद आप सोच के देखिए, एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप तक आते आते दिक्कत, सेम प्रॉब्लम। जी हाँ, तो ये चीज़ें ज़रूर है। अगर पहले मैच से लेकर 30वें मैच में भी अगर आप ये सेम प्रॉब्लम के साथ जा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली है आपके लिए ज़्यादा सिरदर्द है, आपके लिए ज़्यादा मेहनत करने की चीज़ें हैं। पर हाँ, पीएनजी आखिर में जाकर डेंजर बहुत ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, डेंजर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और इक्वेशन भी उनका ऐसा है कि उनके लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह की टीम्स जो है वो खतरनाक जरूर हो जाती है। अब यहाँ पर बात ये है कि दोनों ही अभी तक अभी मैचेस की अगर हम बात करें तो दोनों ही मैचेस में जो है बैट्समैन से डिसअपॉइंट जरूर किया है। नेपाल के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, और इंपॉर्टेंट फैक्टर वहां पर ये था कि वहां पर आपको स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था, क्योंकि जब ओपनर्स आपके इफेक्टिव रहे और ओपनर्स आपके लिए एक बेस तैयार करके रहे थे तो फिर मैच में आपके लिए बहुत ज्यादा रास्ते खुल जाते हैं और आप जो है मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो टीम जो है वो जीतती है अगर आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट ने एक अच्छा बेस आपको दे दिया है, और खास करके ये चेज में और ज्यादा काम आ जाता है। आप देखिए यूएई के लिए भी जी आसिफ खान जो एक ओपनर रहे वो चले, एक लंबी इनिंग उन्होंने खेली तो उन्हें एक अच्छा खासा टोटल मिल गया, बाद में रोहन मुस्तफा का साथ मिला और स्कोर जो अच्छा खासा पहुंच गया। तो आपके लिए वो वाला मैच जो रहा पीएनजी के खिलाफ, वो मैच भले टीम जीत गई, लेकिन दोनों ही मैचेस में जो है बैटिंग पर यूनिट का जो परफॉर्मेंस है नेपाल का वो डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर है, उसे यहाँ पर बूस्टअप करने की जरूरत है। ओपनर्स कम से कम आए वापस से मेक श्योर जरूर करें कि एक ओपनर कम से कम नीचे तक जाने की कोशिश करे और कम से कम 20 से 25 ओवर, ताकि टीम का जो टोटल है अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो ज्यादा मिले और चेस करते हैं तो भी कम से कम ज्यादा से ज्यादा रन जो है वो खुद ही निकाल कर लेके चले जाए। ऑब्वियसली क्योंकि टॉप ऑर्डर स्कोर करेगा, ओपनिंग स्कोर करेंगे तो ऑब्वियसली है यहाँ पर अगर ओपनर स्कोर करेंगे तो बहुत तेजी से रन बनेंगे और बहुत बेहतर आपको स्कोर देखने को मिलेगा। अगर देखेंगे आप रन्स भी नेपाल के लिए, जिस मैच में कुशल भुट्टेल ने शतक मारा था, आसिफ शेख ने कई हाफ सेंचुरीज बनाई हैं, अच्छा खेले हैं, तो ऑब्वियसली आप टीम का आप देखिएगा रिजल्ट क्या निकला, टीम अच्छे स्कोर पर पहुंची, टीम ने अच्छा किया, जीती भी है। बिल्कुल कहने का मतलब यही है कि टीम ओपनर्स अगर चलेंगे ऑब्वियसली लंबा जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर को थोड़ा वक्त मिलेगा, ऊपर से आने वाले बल्लेबाज जब भी आते हैं नीचे तक तो बहुत बहुत बेहतर होता है कि सामने वाले को वो और अच्छी तरह खुलकर बता पाएंगे कि ऐसा खेलो वैसा खेलो। वरना जो नया बैट्समैन आया होता है पहले तो वो खुद सेट हो, जी हाँ, पहले खुद सेट हो, उसमें 30-40 बॉलें चली जाती है और फिर वो रन्स भी बनाए, रन्स भी करके दे, ये
दिक्कत जरूर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर ओपनर्स के लिए जरूर एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पर अगर बात करें मिडिल ऑर्डर की तो डेफिनेटली जैसे मैंने पहले ही कहा कि ज्ञानेंद्र मल्ला जो है वो लगातार इनकंसिस्टेंसी उनके साथ बनी हुई रहती है। और क्या बात है, बताइए, वो इतने सीनियर प्लेयर हैं, अगर उनके बारे में भी बार बार ये कहा जाए कि एक इनिंग उन्होंने खेली उसके बाद 3-4 इनिंग तक कोई रन्स ना करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो 25-30 भी रेगुलर करते रहे तो टीम के बहुत ज्यादा काम आ जाता है, लेकिन वो इनिंग भी हमें रेगुलर बेसिस पर ज्ञानेंद्र मल्ला की तरफ से देखने को नहीं मिलती और वहां पर रोहित पटेल बहुत इंपॉर्टेंट विकेट हो जाते हैं। डेफिनेटली ये है कि अगर आपको ओपनिंग से थोड़ा बहुत हेल्प मिल गया है तो रोहित पटेल को हर हाल में यहाँ पर रन्स करने होंगे, स्टॉप करना होगा। और सिंपल सी बात है कि पीएनजी ने जिस तरह से यूएई को हराया और पहले मैच में आपको 203 रन के लिए भी आपके 6 विकेट करीब करीब गिरा दिए, तो उसके बाद पीएनजी को यहाँ पर हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीम जो है बोल्ड और एग्रेसिव जाने की यहाँ कोशिश करे यार, खास करके बैटिंग यूनिट की तरफ से मैं क्या कहना चाहूंगा। नहीं जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अच्छा तेज खेलने की जरूरत है, बेहतर रन रेट से टिकने की और रन्स बनाने की जरूरत है। सिंगल और आउट आप ऐसे हो रहे हैं जैसे कि मतलब ऑब्वियसली है कि बहुत जबरदस्त बॉलें थी, लेकिन हो जाता है कभी रोहित पटेल की हम बात कर रहे हैं, वो बॉल आई और एकदम से बोल्ड हो गए, बहुत बेहतरीन बॉल थी, हल्का सा काटा बदला जरूर होता है, लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। ऐसे क्या एक मैच में अच्छा कर रहा है प्लेयर, ऊपर से लेकर नीचे तक 25 थी 50 मार रहे, अचानक से फिर नेक्स्ट मैच में ही ड्रास्टिकली चेंज, ऐसा मतलब ये तो तब होता है ना जब हाँ बहुत टाइम से क्रिकेट बंद पड़ा हो, तब आपने प्लेयर को अपने बुलाया हो और तब ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिले। लेकिन एक दिन पहले कुछ और, फिर एक दिन बाद कुछ और, 24 घंटे भी नहीं होते मैच को, अजीबोगरीब रिजल्ट सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं अप्रोच जो है इससे बचना होगा कि आपको अग्रेसिव लगातार खेलते रहना है। और इसका एक एग्जांपल जो है वो कुशन मल्ला ने अपनी इनिंग में दिखाया भी था कि विकेट्स एक तरफ जरूर गिरे थे, लेकिन उन्होंने अटैक करना नहीं छोड़ा और कम से कम वो टीम के लिए 60 रन तो जोड़ते गए। इंपॉर्टेंट फैक्टर था, कम से कम 100 तो क्रॉस हुआ, वरना शायद इससे भी बुरी हार यहाँ पर आज नेपाल को मिलती। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बैटिंग में अपना जो एग्रेसिव अप्रोच है उसे कहीं ना कहीं साथ ना छोड़ें बैटिंग करते वक्त। वहीं पर बॉलिंग के लिहाज से एक चीज और यहाँ पर हो जाती है कि बॉलिंग के लिए तो सबसे बड़ा सरदर्द यही है कि संदीप के अलावा, संदीप जैसे ही बॉल से उनको एक्सक्यूट किया जाता है तो विकेट्स निकालने जो है वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इकोनॉमिकल जरूर प्लेयर्स रहते हैं, लेकिन आपको विकेट्स निकालने होंगे और अगर आपको इन बॉल्स के थ्रू विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन स्क्वाड में तो यही बॉलर्स है, तो फिर आपको अपने प्लान पे वर्क करने की जरूरत है। एक प्लान पे अगर आपको विकेट्स नहीं मिल रहे हैं तो जल्द से जल्द प्लान चेंज कर विकेट्स लेने की कोशिश करिए अलग अलग तरीकों से, वरना अगर विकेट्स नहीं मिलेंगे, बार बार संदीप ही आकर विकेट लेंगे तो डेफिनेटली वो आकर 10 ओवर तक ही डाल सकते हैं, उसके बाद 40 ओवर तो बाकी और बॉलरों को ही डालने हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और ये तो बॉलर्स के ऊपर है, प्लान्स किस तरीके से बॉलर्स को बनाना होगा, थोड़ा बॉलर्स को भी प्लान बनाने होंगे। बिल्कुल, सोमपाल करन को बात करनी चाहिए, एक्सपीरियंस यूज करना चाहिए अब कि अगर ऐसे नहीं विकेट नहीं मिल रहे तो फिर कैसे, बिल्कुल जरूर चाहिए। ये आपने सही कहा, अब एक्सपीरियंस प्लेयर है तो थोड़ा सा खाली टिपिकली बॉलिंग के साथ अगर आप जाएंगे कि नया बॉल मुझे मिला है तो थोड़ा स्विंग करेगा 4-5 ओवर, तो उसमें हम देखेंगे विकेट मिलता है या नहीं, या फिर हम स्लोअर कटर डाल के थोड़ा सा कभी ट्रैप्स बनाना है, बस फील्डिंग में फंसाना, देखना कि ये प्लेयर कौन सी बॉलों पे स्ट्रगल कर रहा है, इस तरीके की थोड़ी अगर आप चीजें करें तो बेहतर होगा। सिर्फ आए बॉलिंग कराए विकेट मिले तो ठीक है, वरना नहीं, इससे कहीं ना कहीं काम नहीं बन रहा। एक आप इकोनॉमिकल जरूर रह रहे हैं, लेकिन विकेट्स निकालने में नाकामी हो रही है टीम। बिल्कुल सही कहा आपने, एक्सपीरियंस से हम कह रहे हैं, सोमपाल करन है, आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस तरीके का प्लान क्रिएट करें, और अदर बॉलर्स भी क्यों नहीं कर सकते, अदर बॉलर्स दीपेंद्र वगैरह हैं, आरिफ, कुशल, कुछ प्लान्स तो अपने दिमाग में बना सकते हैं ना। कप्तान ने रोका नहीं है, कप्तान आपको छूट दे रहे हैं, अच्छा करिए, प्लान्स बनाइए, विकेट 10-10 ओवर आपको डालने के लिए दे रहे हैं कप्तान, इसी से पता चलता है कि कप्तान आप पे कितना बिलीव दिखा रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा ट्राई करिए, थोड़ा कुछ प्लान्स लेकर आइए, उतारिए, खाली कोशिश करना कि हर ये पॉसिबिलिटीज की बहुत ज़्यादा है कि विकेट टू विकेट पे आपको विकेट्स मिल जाएंगे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी ज़रूर है और आप विकेट मिलेंगे भी नहीं। जी हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट है उस पर स्टिक रहना भी इतना आसान नहीं है। नहीं, विकेट टू विकेट अगर आपको लगता है कि विकेट टू विकेट बॉलिंग जो है वो बहुत आसान है, बहुत आसानी से कोई भी डाल सकता है, तो यकीन मानिए एक आध ओवर बाद वो बॉलर को लगेगा यार इसमें तो विकेट ही नहीं मिल रहा है, मेरा पेशेंस डगमगा रहा है, मैं इधर उधर बॉल डालूंगा। कभी नहीं हो सकता बहुत मुश्किल है विकेट टू विकेट रखना, जितना कहना आसान है उतना लगातार
10 ओवर तक विकेट टू विकेट बॉलिंग रखना वो इतना आसान है नहीं। बहुत ही चुनिंदा बॉलर है एसोसिएट में भी जो विकेट टू विकेट बॉल रख पाते हैं। हमने बहुत सारे कई ऐसे प्लेयरों को भी, बॉलर को भी देख लिया जिनके ढेरों विकेट है, लेकिन वो विकेट टू विकेट बॉल जो है रखने में कामयाब नहीं रहते। चाहे हम ओवरऑल बात जरूर करें, लेकिन वो ढेरों विकेट मिले कैसे, ज्यादातर बाउंड्रीज पे छक्के खाते हुए कैचेस हो जाया करते हैं। तो खैर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। तो बॉलर्स को थोड़ा सा और स्टेप अप करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता कि सेकंड मैच में 207 यही पहुंच सकता था। डेफिनेटली 150 के अंदर पैक होनी चाहिए थी सेकंड मैच में, लेकिन कहना होगा कि संदीप के अलावा जो बाकी बॉलर्स हैं वो विकेट टेकिंग रहते ही नहीं है। कभी कभार 4-5 मैचों में एक बार वो विकेट टेकर्स की रोल निभा पाते हैं, उसके बाद वापस से उस शहर में चले जाते हैं। एंड पीएनजी के पर्सपेक्टिव से यहाँ मैं अगर बात करूं जल्दी से, तो पीएनजी के लिए 3 बैट्समैन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि आप अपना अप्रोच जो है वही रखिएगा, वापस से 90s के जमाने में, 60s के जमाने में मत चले जाइएगा अपना बैटिंग को लेकर। भले आप कितने विकेट गिरते रहे, आप हार भी जाए तो क्या गम, बस जी हाँ, क्योंकि आपकी एक जीत पे बहुत सारे लोगों को बहुत गम हो जाएगा और बहुत सारे खुशी भी हो जाएगी। लेकिन आपके अगर आप हार जाते हैं तो उसमें आपका पर्सनली कुछ खास नुकसान है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस रेस से अभी के लिए ओडिया शेड्यूल रेस से बाहर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एग्रेसिव रहिए, वही अप्रोच आपको रखना है बैटिंग में जो आपने यूएई के खिलाफ रखा था। भले उसमें आपको उस प्रोसेस में अगर आपके 2-3 विकेट गिर भी जाते हैं। एंड वापस से 3 बैट्समैन कौन से आपको लगते हैं, कौन से डाउन वाले बैट्समैन हैं जिनका चलना बहुत जरूरी है पीएनजी के लिए। अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो कम से कम 200 का आंकड़ा तो पार हो। नहीं जरूर, देखिए ओपनर्स में से कोई एक जना और 1 डाउन और 3rd डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक आपके ओपनर्स में से कोई एक जाए, टॉप और मिडिल 1 डाउन यानी कि सेज बाव 1 डाउन आएंगे और आ रहे भी हैं वो, और तो वो यहाँ पर अच्छा स्कोर करें जिस तरीके का उनका ये राउंड जा रहा है और बेहतर राउंड जा रहा है, तो उनसे उम्मीद होगी कि वापस से वो स्कोर बेहतर करें, यूटिलाइज करें अपनी अच्छे 2 इनिंग्स का। वहीं पर तीसरे डाउन के प्लेयर यानी कि असद वाला तो 2nd डाउन आते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका रन बोनस ही समझिए। जी हाँ, बिल्कुल चलते ही चलते हैं, भले 20, 25, 30 कभी 50 मार देते हैं, लेकिन ये 3 डाउन बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे और इस पे नजर रहेगी। क्यों? बड़े स्कोर की तरफ ये तब्दील होगा। जितना ज्यादा ये लोग ये ऑर्डर स्कोर करेगा ओपनर्स में से कोई एक, 1 डाउन और 3rd डाउन, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे स्कोर खुद ब खुद आपका 240 टच हो जाएगा। गारंटेड इस बात की दिल्ली क्रिकेट यहाँ पर दे रहा है। बिल्कुल, और चलने का मतलब ये है कि 15-20 मिनट पे गाड़ी नहीं हो जाए, ये नहीं कि 15-20 मिनट मार के कम से कम आप 40 प्लस के स्कोर अगर लगाने में कामयाब रहते हैं ओपनिंग में से कोई एक 1 डाउन का प्लेयर और 3rd डाउन के प्लेयर, क्योंकि डाउन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे ढेर हो गए 50 रन के अंदर, फिर 6ठे डाउन में जाकर कोई 40 मार रहा है, तो उससे भी आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि टीम 200 स्कोर पहुंच जाएगी, 200 पार कर पाएगी। तो ये देखने वाली बात है, डाउन भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। वही अगर बॉलिंग की बात करूं मैं, अगर मान लीजिए कि 180 से 200 के आसपास का डिफेंड करना हो पीएनजी को, तो उनके लिए क्या प्लान्स रह सकता है, क्योंकि इतना आसान होगा नहीं कि हर बार नेपाल जो है 207 चेस करने भी जाए और ढह के चले गए, ऐसा हो जबकि 203 उनके खिलाफ उन्होंने चेस कर भी लिए थे। फिर भी एक क्या प्लान रहेगा, मेरे ख्याल से बहुत सबसे सिंपल प्लान तो यही होगा कि ओपनर्स को जल्द से जल्द चलता करें। जरूर, आप तुरंत प्रेशर में आ जाती है मिडिल ऑर्डर नेपाल की, खास करके अवे गेम्स। बिल्कुल सही कहा आपने। अवे में टेम्परामेंट जो चाहिए, एक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, टेम्परामेंट, पेशेंस, जी हाँ बिल्कुल सही कहा, पेशेंस और टेम्परामेंट, डिसिप्लिन, वो अभी अवे में सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि अवे में टूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टीम को, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए हमें, एक एसोसिएट टीम है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए हमें। पर जितने भी गेम्स मिल रहे हैं उससे जितना सीख सके उतना बेहतर है। और आपने जैसा कहा 180 को डिफेंड करने में क्या पीएनजी को ऑब्वियसली ओपनर्स को आउट करना होगा, और फिर पूरा प्रेशर जो है वो मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है, वो हम देख चुके हैं कई बार। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन अगर आपने ओपनर्स दोनों को ही, एक से भी काम नहीं चलेगा, अगर आपने दोनों को पवेलियन जल्दी नहीं भेजा तो फिर 180 या फिर 200 रन जो है वो कहीं ना कहीं डिफेंड करने में टीम नाकामयाब आसानी से हो जाएगी और नेपाल एट द एंड कहीं ना कहीं मैच जीतता हुआ नजर आएगा। और सबसे, और आपने दोनों ओपनर्स को निकाल दिया है, जल्दी पवेलियन भेज दिया है, तो फिर मिडिल ऑर्डर में आपको सिंगल डबल्स रोकने की जरूरत है, जो यूएई ने बखूबी करके दिखाया है। अगर आप सिंगल डबल्स रोकते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं कि नहीं सिंगल्स डबल्स इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेंगे, आपको शॉर्ट ही ट्राई करना पड़ेगा, तब नेपाल के बैट्समैन जो है वो गलतियां करते हुए आपको ज्यादा नजर आएंगे। ये पीएनजी के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ बात कह रहे हैं। ओवरऑल
ओवरऑल देखना होगा कि क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच नेपाल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच ये हो जाता है, क्योंकि टॉप 3 की रेस के अंदर आपको वापस से रिमाइंड दिला दे, टॉप 3 की रेस के लिए अब नेपाल को अपने 6 के 6 मैचेस यहां पर जीतने होंगे और ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए 6 में से 4 मैचेस जीतने होंगे। क्या कुछ होगा, सारी अपडेट्स आपको लगातार डेलीगेट में मिलती रहेंगी और पोस्ट मैच एनालिसिस यूएई वर्सेस नेपाल वो भी डाला हुआ है, एक बार जाकर उसे जरूर सुनिए कि आखिर कहां पर क्या क्या गलतियां हुई हैं नेपाल से और क्या क्या यूएई ने बेहतर किया है कि आज का इस मैच का रिजल्ट जो है वो यूएई के फेवर में गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, डेलीगेट चैनल के साथ बने रहिए, लगातार आपको अपडेट्स यहां पर मिलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।